हेलो बच्चों। उम्मीद है फिट फाट होंगे और अपने नीट एग्जामिनेशन के लिए जबरदस्त तैयारी भी आप कर रहे होंगे। ये वीडियो है बेसिक मैथमेटिक्स का, क्योंकि क्या होता है कि नीट वाले बच्चों में बहुत सारे बच्चे, मोर देन 95% बच्चों को फिजिक्स थोड़ी सी टफ लगती है। उनमें से एक कारण क्या है कि हमें मैथमेटिकल जो टूल जो इस्तेमाल होते हैं उसमें ही हम घबराए रहते हैं। तो अगर मैथमेटिकल टूल्स ही ठीक से नहीं पता है तो जहां जहां मैथमेटिक्स इस्तेमाल होगी हमें डिस्कंफर्ट होने वाला है। और फिजिक्स में बिना मैथमेटिक्स के, थोड़ी मैथमेटिक्स जो हमारी मैथमेटिक्स है, जो बायो वाला मैथमेटिक्स पचा सकता है, उतनी कम से कम मैथमेटिक्स आनी चाहिए, क्योंकि वो लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स है। क्योंकि कोई भी फार्मूला लिखेंगे तो बिना मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के कंप्लीट नहीं होता। तो ये बात हमें ध्यान कर लेनी चाहिए कि फिजिक्स को अच्छी तरह समझने के लिए कुछ बेसिक मैथमेटिक्स, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स बायो वालों के लिए क्या है वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं और एक्सप्लेन भी करूंगा। मैं ये ध्यान रख के बात कर रहा हूं आपसे कि एक बायो के बच्चे के लिए, क्योंकि नीट का वीडियो है, बायो के बच्चे के लिए कम से कम कितनी मैथ्स जरूरी है जो आपकी फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली है। तो मैंने इस मैथमेटिकल टूल्स को या बेसिक मैथमेटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसा आप देख पा रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो मैंने फुल चैप्टर शेड्यूल किया है, पार्ट 1 का हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं बेटा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा ब्रीफली अलजेब्रा, बायनोमियल, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो सीरीज होती है, थोड़ा लॉग, ट्रिग्नोमेट्री एंड ग्राफ्स। और इसका पार्ट 2 जो दूसरे वीडियो में आएगा, आज पार्ट 1 है, वीडियो नंबर 1, और इसी का सेकंड पार्ट जो आएगा उसमें कैलकुलस हम लोग डील करेंगे और कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे कि कब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन लगाया जाता है। तो पार्ट 1 में हम लोग बात शुरू करते हैं अपनी जो कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हमारे लायक, बायो के लायक होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आगे लेके चलते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या है। तो ये अच्छा, कुछ बच्चों को ये चाहिए होता है कि जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ उसका प्रेजेंटेशन भी उनको मिल जाए, तो आप अरविंद एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे फिजिक्स रिलेटेड मटेरियल मैं नीट के लिए भी डालता रहूंगा, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये आज मैं पढ़ाऊंगा तो इसका मैं प्रेजेंटेशन वहां पे डाल दूंगा पीडीएफ, और आप उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। आगे चलते हैं बेटा और आगे देखते हैं। ये अरविंद एकेडमी का ऐप भी आता है। इस अरविंद एकेडमी ऐप पे आपको नीट का भी कंटेंट देखने को मिलेगा। इसका भी अरविंद एकेडमी का जो ऐप है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और देखिए क्या आपके लिए वहां पे मददगार है, आप लेके वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। वीडियो जो पार्ट 1 है, टोटल पार्ट 2 है, जिसमें से पहला पार्ट का डिस्कशन चल रहा है और शुरू होती है बात अलजेब्रा को लेके। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वाड्रेटिक फार्मूले की, जो आप क्लास 10th में पढ़े हैं, याद दिला रहा हूं बस आपको, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो आप करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं मैं आपको, आपको याद होगा बहुत अच्छी तरीके से कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी वो लिखते थे आप ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, और जहां पर a की वैल्यू 0 नहीं होती, क्योंकि a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² गायब हो जाएगा, क्वाड्रेटिक रह नहीं जाएगी। ये आपको बिल्कुल ध्यान होगा, बड़ी बेसिक सी बात है। अब इसका जो हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं उसको भी रिमाइंड कर देता हूं एक बार आपको। वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले का आप इस्तेमाल करते थे जहां पर x की दो वैल्यूज निकल आती थी प्लस माइनस के कारण। ये आपको मालूम है, लेकिन अपनी फिजिक्स में काफी इस्तेमाल होगा। साथ में एक बात और ध्यान कर लेते हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, तो उसमें भी रिलेशन आपने 10th में पढ़ा है। इफ अल्फा एंड बीटा आर टू रूट्स, इसके दो सॉल्यूशंस, इसके दो रूट्स, मैं और ऑफ भी लिख दो किस इक्वेशन की बात चल रही है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो आप जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेना चाहता हूं, अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होती है माइनस b अपॉन a। इसको आप याद रखें, जगह जगह इस्तेमाल हो सकता है। और अल्फा इंटू बीटा
इसकी वैल्यू होती है c अपॉन a। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था और इसमें एक छोटा सा सवाल भी लेंगे जो मैं करके दिखा दूंगा, जिससे याद ताजा हो जाए और आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाए। ये जरूरी है, पूरी बेसिक टूल्स जो है मैथ्स के आपको आनी चाहिए। तो ये एक बेसिक बात थी जो आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, मैं हट भी जाता हूं, आपको आता है वैसे। चलिए एक इक्वेशन सी ले लेते हैं, ये इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे ये इक्वेशन दे रखी है तो इसको हम लोग कंपेयर कर देंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। स्टैंडर्ड फॉर्म था इक्वेशन का। तो a की वैल्यू आप देखेंगे कितनी आ जाएगी बच्चों, 10 आ जाएगी। b कितना आ जाएगा बच्चों, -27। कंपेयर कर रहे हैं ना, b -27, c हो गया 5 और c हो गया 5। तो ये ए बी सी की वैल्यू हो गई। ये आप जरूर आना चाहिए भाई, आता ही होगा। और श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a का इस्तेमाल यहां करने वाले हैं हम लोग। तो इस्तेमाल कर लेते हैं, वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी, -27 है तो -27 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर -4, a है 10 और c है 5 अपॉन 2a यानी 2 इंटू 10। ये वैल्यू फीड कर दी। अब सीधे सीधे क्या करना है, इसको गुणा भाग करना है। बड़े प्रेम से आप गुणा भाग कर लीजिए तो वैल्यू आ जाएगी 27। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी +-23 अपॉन नीचे आ गया कितना, 20। और ये वैल्यू बन जाएगी यहां से, एक बार अगर आप प्लस ले लेते हैं या माइनस ले लेते हैं तो x1 की वैल्यू बनेगी 27 + 23 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 5/2 प्लस लेने पर। और एक बार जब आप माइनस ले लेंगे, ये प्लस लेने पर वैल्यू बनी है, तो x2 की वैल्यू, ये प्लस माइनस की बात कर रहा हूं यहां पर, तो x2 की वैल्यू क्या होगी, 27 - 23 अपॉन 20 यानी 1/5। तो आप देख पाए ये और ये इसका आंसर आ गया। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन आपकी याद ताजा हो जाए, आप अच्छे से कर लें, इसलिए आपको ध्यान दिलवा रहा हूं। तो ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक छोटा सा हिसाब किताब था जो आपने लिख लिया होगा, कर लिया होगा। चलिए फटाक से चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे, जिसका बड़ा इस्तेमाल आपके फिजिक्स में होता है और जो हमको जानना चाहिए। बाइनोमियल थ्योरम जो बायो वालों के लिए जरूरी है, फिजिक्स के लिए, नीट के लिए जरूरी है, वो नीट फिजिक्स को देखते हुए मैं बातचीत कर रहा हूं। जैसे अगर मैं यहां पर 1 + x⁴n लिख दूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1 एक सीरीज है nx + n × n-1 अपॉन फैक्टोरियल 2। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, फैक्टोरियल दो तरह से लिखा जाता है, ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल, मैं लिखता हूं उसका मतलब भी बताऊंगा, ये है, या इसको लिखते हैं ऐसे। ये क्या है, फैक्टोरियल 2। और इसका क्या मतलब, इसी तरह फैक्टोरियल 3 भी आ जाएगा। तो ये हो गया x² + n × n-1 × n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3 x³ एंड सो ऑन। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी एक बाइनोमियल सीरीज है। और यहां पर अगर x की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए, 1 से छोटी होने का मतलब है -1 + 1 के बीच में फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, 1 से छोटी का मतलब -1 + 1 के बीच में, तो ये हमारा और रिड्यूस हो जाता है फॉर्मूला, जो मैं लिख के अभी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले इस फैक्टोरियल का मतलब बता देता हूं। ये जो फैक्टोरियल है बेटा जी, बहुत आसान, फैक्टोरियल 2 का मतलब है 2 × 1। कहीं फैक्टोरियल 3 लिखा हो तो 3 से शुरू करें, मल्टीप्लाई करते हुए 1 तक आना है। 3 2 1, 3 × 2 × 1। अगर फैक्टोरियल 5 कहीं लिखा है तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इस लंबे को इससे छोटे में लिखा जा सके, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सीरीज हो गई, बहुत बढ़िया सीरीज हो गई, याद अपने को रखनी है, तो कोई भारी सीरीज नहीं है। अब यहां पर क्या होता है कि अगर हमारी x की वैल्यू, इफ x इज -1 से 1 के बीच में है, यानी फ्रैक्शन में, आप ऐसा समझ लीजिए पॉजिटिव या नेगेटिव। फ्रैक्शन का मतलब 1 से छोटा, -1 से +1 के बीच में, जैसे 3/4,
एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे आप और अच्छा समझ पाए, 3/4 जैसे कहते हैं, तो ये 1 से छोटी वैल्यू है। इसी तरह आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब 4/7 ये भी 1 से छोटी है, -4/7 भी लिख सकते हैं। उस दशा में क्या होगा, जब x की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, 1 से छोटी होगी, तो यहां पर ये जो टर्म हायर टर्म्स आते हैं एक्स स्क्वायर, भाई अगर कोई चीज 1 से छोटी है, सपोज करिए 0.1 है, ये 1 से छोटा है, इस 0.1 का स्क्वायर करोगे तो ये छोटा वैल्यू हो जाएगा, इसका और पावर रेस कर दोगे तो ये और छोटा हो जाएगा। जितनी बड़ी पावर और पॉइंट में वैल्यू है 1 से छोटी है, उतनी ही छोटी वैल्यू हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इसके हायर टर्म्स को, एक्स वाले टर्म को छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स अगर -1 + 1 के बीच में तो छोटी वैल्यू है, छोड़ दीजिए। एक्स क्यूब और छोटी, तो सब छोड़ देते हैं, केवल फर्स्ट 2 टर्म्स को हम कंसीडर करते हैं। उसके हिसाब से मैं फिर से कलर बदलता हूं, उसके हिसाब से हमारा 1 + x की पावर जो n होता है, उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 1 + nx अप्रोक्सीमेशन में। बात समझ में आ रही होगी आपको, क्योंकि आगे वाली वैल्यूज छोड़ दी है, क्योंकि हमारा x जो था वो -1 से +1 के बीच था। बहुत आसान है। दूसरा, इसी तरह अगर 1 + x का पावर -n है, तो यहां पर 1 - nx आ जाएगा। साथ में अगर 1 - x की पावर n है, तो यहां पर 1 - nx आ जाएगा। साथ में 1 - x की पावर -n है, तो भी 2 ही टर्म लेना है, तो ये हो जाएगा 1 + nx। तो ये मैंने बात आपको समझाई, और इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे, इसका बड़ी खूबसूरती से जगह जगह इस्तेमाल होता है। फिजिक्स में बम्पर इस्तेमाल होता है, नीट में बम्पर इस्तेमाल होता है फिजिक्स में। एक सवाल भी लेते हैं जिससे आप इसकी अहमियत समझ सकें। तो ये बात समझ पाए होंगे आप। और भी बहुत चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं इसको और गहराई में लेके नहीं जा रहा हूं, क्योंकि हम लोग को तो नीट फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही बातें सीखनी है, तो उतनी ही बातें सीखें जो हमारे काम आए। मैं हटता हूं जरा 1-2 सेकंड के लिए, ये आप नोट कर सकते हैं। एक कदम मैं आगे और बढ़ता हूं बेटा। एक सवाल जहां तक मैंने लिखा है, ये देखिए, अब इसको सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। देखिए लिखा क्या है, ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, जो भी बातचीत की जाए। The value of acceleration due to gravity small g at a height h above the surface of the earth is given by g dash is equal to gr square r plus h का whole square. If देखिए ऐसे होता है, h is very very less than r. अगर h हमारा r कैपिटल R से काफी छोटा है, तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू या काफी करीबी वैल्यू इन्हीं में 4 ऑप्शन में से कौन सी होगी। तो देखिए अपने दिमाग में क्या रखना है, अगर हमारा h की वैल्यू r से काफी छोटी है, तो मुझे मालूम है h/r, r से डिवाइड कर दें, ये भी वैल्यू काफी हमारी 1 से छोटी होगी। इसी का इस्तेमाल करेंगे। h आप समझ गए ना, स्मॉल h कैपिटल R से छोटा था, तो अगर हम h/R दोनों तरफ कैपिटल R से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये h/R 1 से काफी छोटा हो जाएगा। अब इसी का इस्तेमाल करेंगे, डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं है, लेकिन देखिएगा ये आपने ग्रेविटेशन चैप्टर में किया होगा, और भी कई जगह आपको देखने का मौका मिलेगा। तो g डैश की वैल्यू यहां लिखी थी साहब, gr स्क्वायर अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ये टर्म लिखा है, इसको अप्रोक्सीमेशन में हमको लेना है। तो देखिए मैं लिखता हूं g यहां पर, और ये r ऊपर, और नीचे लिखा r प्लस h का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, देखिए सेटिंग जमा रहे हैं। अब ऊपर नीचे कैपिटल R से डिवाइड कर दो, क्योंकि ये कहानी इस कहानी की तरफ जाना चाहिए, तभी मेरा काम बनेगा। तो मैं कैपिटल R से ऊपर नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो कैपिटल R को कैपिटल R से डिवाइड किए तो 1 मिला, और यहां आया क्या, 1 + h/r। उम्मीद है बातों को आप समझ पाए होंगे स्क्वायर। ठीक, अब आप जानते हैं कहीं पर अगर 1/x का स्क्वायर लिखा है, तो x के फॉर्मेट में x की पावर -2 हो जाता है। इसी चीज का इस्तेमाल करते हुए मैं यहां लिख देता हूं, g अपॉन में था तो 1 + h/r का पावर -2। आप देख पाए होंगे। अब क्योंकि h/r इज वेरी वेरी लेस देन 1, छोटा है, तो ये देखिए ये कहानी हमारी बन गई यहां पर। ये देखिए 1/क्या था, 1/h/r n, तो ये क्या, ये वैल्यू हो जाएगी, माइनस वैल्यू आई है शायद,
नहीं, n वाली माइनस है, ये वैल्यू 1 प्लस एक्स की पावर वहां पर माइनस आया हुआ -2, ये फॉर्मूला देखिए, ये इसका इस्तेमाल 1 माइनस एन एक्स कर लीजिए आप। समझ में आई होगी बात। तो यहां पर अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं तो फर्स्ट टू टर्म्स क्या हो जाएंगे इसके, g लिख दीजिए, g तो बाहर ही है तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, g, और यहां क्या हो गया 1 माइनस 2h अपॉन r, 1 माइनस एन एक्स, एन है -2 और h अपॉन r। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए पावर -1 था, -n था, तो 1 माइनस एन एक्स, इसी का इस्तेमाल कर लिया। फर्स्ट टू टर्म ही वैलिड है, बाकी जो और टर्म्स आएंगे वो काफी छोटे होंगे, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये यहां पे लिख सकते हैं इफ h इज क्वाइट लेस देन r या h अपॉन r इज क्वाइट लेस देन r। आप ये समझ गए होंगे और इसके हिसाब से आप यहां पे मैच कर लीजिए कि कौन सा आंसर आपका मैच हो रहा है। जी, ऑप्शन नंबर बी, तो ये आंसर बी हो गया। देख पाए आप, इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया जाता है और ये आपके लिए बहुत काम की थ्योरम है और फिजिक्स में, नीट फिजिक्स में इसका भरपूर इस्तेमाल है, तो आपको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए। खैर, ये बात आप समझ गए होंगे, मैं और आगे लेके चलता हूं। वीडियो को पॉज करके भी देखिए, दोबारा देखना हो तो भी देखिए, ठीक है, क्योंकि टॉपिक्स कई हैं, बड़े प्यार से हम लोग कवर करते हैं। आगे जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज, ये भी क्लास 10th में आपने पढ़ रखी है, एपी याद कीजिए क्लास 10 में पढ़ी थी, इसका इस्तेमाल भी कई जगह होता है। ये एक ऐसा सीरीज है जहां पर लगातार जो दो टर्म पढ़ते हैं उनका डिफरेंस सेम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन। तो यहां पर देखिए इन दोनों का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो सक्सेसिव माइनस प्री वाला, तो 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। यहां भी निकालेंगे तो 5 में से 3 घटाएंगे तो 2। इसी तरह इन दो का निकालेंगे तो 7 माइनस 5 बराबर 2। तो इसे बोलते हैं हम लोग कॉमन डिफरेंस। आप जानते होंगे 10th में पढ़ा है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम लोग डी के नाम से भी पहचानते हैं। ठीक, तो ऐसी सीरीज जिनका डिफरेंस मतलब सक्सेसिव से प्रोड्यूसिव वाला टर्म को घटा दीजिए, अगले से पिछला घटा दीजिए, तो वो डिफरेंस सबका कॉमन होना चाहिए, उसे बोल देंगे एपी। एपी के दो फॉर्मूले हमारे काम के हैं बेटा, तो वो आप ध्यान कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं। जैसे कि nth टर्म निकालना हो तो nth टर्म निकालने के लिए ए एन लिखते हैं और इसे हम लिखते क्या है, ए प्लस एन माइनस, इसको ए नॉट लिख दो, एन माइनस 1 इंटू डी। ए नॉट क्या है, ए नॉट हमारा है फर्स्ट टर्म और डी है हमारा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और क्या बचा, एन है आपका nth टर्म कह लीजिए, ए एन लिखना चाहिए, ए एन इज द nth टर्म, ए एन इज इक्वल टू nth टर्म। तो इससे फायदा क्या मिलता है, देखिए अब यहां पर पहला टर्म तो 1 था, दूसरा टर्म 3 था, तीसरा टर्म 5 था। अब हमें कोई बोल दे कि इसका 201वां टर्म निकालो, 201th टर्म, तो ऐसे कहां तक लिखेंगे हम लोग, इससे हम तड़ से निकाल सकते हैं सुपर फास्ट तरीके से। कैसे, अगर मुझे A201 निकालना है तो मैं ए नॉट यानी फर्स्ट टर्म 1 लिखूंगा, यहां 201 माइनस 1 और डी कितना है इसका 2, तो ये हो गया 1, ये हो गया 200 इंटू 4 यानी 400 और ये वैल्यू हो गई 401 आंसर। यानी इसका 200 फर्स्ट टर्म क्या होगा 401। आपको इसको निकाल बनाना नहीं पड़ा वहां तक, 1000वां 10,000वां टर्म भी निकालोगे तो फटाक से निकाल सकते हो। दूसरा एक फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होता है सम का, वो भी हमारे ध्यान में होना बहुत आवश्यक है कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। तो उसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ा है, मैं लिख देता हूं। एस एन की वैल्यू हो जाती है n/2 2a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसको एक और तरीके से लिख देते हैं
n बाई टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ऐसे भी कर दिया जाता है। तो ये क्या है, सम का फॉर्मूला, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है, ये बात पकड़ के रखिएगा और इसका इस्तेमाल हम लोग करते रहेंगे। अब देखिए, जैसे मैंने ये समझ गया होंगे, ये आपका पढ़ा हुआ है 10th में, लेकिन फिजिक्स में इस्तेमाल होता रहेगा। तो ये थोड़ा सा मैं हटता हूं जिससे पूरी स्क्रीन आपके सामने आ जाए। अब फटाक से अगली बात देख लेते हैं। एक छोटा सा सवाल है जहां पर हम लोग एपी करने वाले हैं। तो इसका हमें फाइंड द सम, हमको सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए देखिए यहां पर फॉर्म कितने टर्म का है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 टर्म हैं। तो इसका दो तरीके से, एन कितने हैं 7, या इसका लास्ट टर्म कितना है विच इज 25, फर्स्ट टर्म कितना है विच इज 7। ठीक, तो अगर हमें सम निकालना हो तो एक फॉर्मूला हमारे पास था n बाई टू ए नॉट प्लस ए एल। इसको तो क्योंकि लास्ट टर्म मालूम है आपको, लास्ट टर्म ना मालूम होता बोलता कि 16 टर्म तक निकालो, तो हम लोग ऊपर n का इस्तेमाल करते, भी दिखा दूंगा आपको। अब यहां पर n कितना है, n इज 7 बाई टू, ए नॉट था 7 प्लस 25, और इसको सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 112। ये आपका आंसर आ गया। अगर आपसे बोले कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज का 20 टर्म तक सम क्या होगा बताओ, तो उस समय ये फॉर्मूला के 20वां टर्म क्या हमको मालूम नहीं है, तो आप सीधे क्या लगा सकते हैं, 20 टर्म की जगह S20, और ये हो जाएगा 20/2। फर्स्ट टर्म हमको मालूम है विच इज ए नॉट इज 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उस तरीके से आप लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये 2 हो जाएगा, तो 7 इंटू 2, तो 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 विच इज 20 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 में से 3 गया, 7 गया 3, ये निकल आएगा। ये फॉर्मूला कौन सा था, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a नॉट प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये तब आप लगा सकते हैं। देखिए ये जानना बड़ा आवश्यक है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपकी एपी का एक एग्जाम्पल है जो आपके काम आने वाला है। चलिए अगला कदम बढ़ाते हैं, एक कदम, और ये जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है इसके बारे में देखते हैं। ये आपने क्लास 10th में नहीं पढ़ा है। इसमें जो टर्म्स होते हैं उनका रेशियो बराबर होता है। अगले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करेंगे तो एक रेशियो जो आएगा वो बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जैसे मैं एक सीरीज लिख देता हूं 4 8 16 32 64 एंड सो ऑन। ठीक, तो अब 8 को आप 4 से अगर डिवाइड करें तो देखिए 2 आ गया है। अगर मैं 16 को अगले से पिछले वाले को डिवाइड करूं फिर से 2 आ गया है। 32 को 16 से डिवाइड करूं तो फिर से 2 आ गया, और 64 को 32 से करोगे फिर से आपको 2 मिलेगा। तो ये देखिए सेम है ना ये वैल्यू, इसी को बोलते हैं दिस इज द रेशियो, और इसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। सब में सेम इसलिए कॉमन है, कॉमन रेशियो। और इस कॉमन रेशियो को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि इस केस में 2 के बराबर है। R, व्हाट इज R? R इज कॉमन रेशियो। तो जीपी क्या हो गई, अगले टर्म को पिछले से डिवाइड कर दें और वो जो रेशियो है वो सब में सेम बना रहे। तो ये है आपका क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी। अब अगर हमें जीपी मालूम है तो जीपी के nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख देता हूं। ये तो जीपी आपकी बनी हुई है। तो नॉर्मल जीपी जब लिखते हैं, जनरल जीपी, मैं जनरल जीपी लिख दूं तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। भाई पहला टर्म हम लिख देते हैं ए। अब ए में अगर जो कॉमन रेशियो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म ए आर आ जाएगा। ए आर को ए से डिवाइड करोगे आर आ रहा है, अगला ए आर स्क्वायर आ जाएगा, इसके बाद वाला ए आर क्यूब आ जाएगा एंड सो ऑन। तो ए आर को ए से डिवाइड किए तो आर आ गया, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड किए फिर से आर, ए आर क्यूब को ए आर स्क्वायर से डिवाइड किया तो फिर से आर, यानी कि आर हमारा कॉमन है, कॉमन रेशियो सेम है। ठीक, अब इसके nth टर्म की बात कर लेते हैं। तो nth टर्म की बात जब सम की बात कर लेते हैं, और nth टर्म की बात भी की जा सकती है, तो लिखा ही है nth टर्म क्या होता है, ए आर एन माइनस 1।
ये nth टर्म है, nth टर्म। और सम ऑफ nth टर्म, तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, इसकी वैल्यू क्या होगी, Sn इज इक्वल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। कब, वैसे तो ये भी काफी है, लेकिन फिर भी आपको सरल लगे अगर r की वैल्यू 1 से छोटी है तो ये फॉर्मूला लगाते हैं। और अगर हमारी r की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसी का लिख दीजिए सेकंड फॉर्म, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, उस समय Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, a r की पावर n, ये बदल जाएंगे अलट पलट, r माइनस 1 इफ r इज ग्रेटर देन 1। लेस देन 1 में देखिए 1 माइनस आर की पावर n, और ग्रेटर देन 1 में Rn माइनस 1, ये है। अब इनफाइनाइट टर्म्स की अगर जीपी है देखिए, तो उस समय क्या लिखते हैं, यहां लिख देता हूं और कलर भी बदल लेना चाहूंगा, तो लिखूंगा क्या यहां पर, नंबर 3, जो कि आप पे बहुत काम आती है कई बार, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जहां पर हमारा जो r होता है वो r की वैल्यू लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 होगी तभी जीपी निकलती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फॉर्मूला, s इंफिनिटी तक जाएगी a1 माइनस r, और इसे लिख देते हैं हम लोग इफ r की वैल्यू 1 से छोटी हो, और ये कहानी हो गई, इसको इतना ही लिख के छोड़ देना, ठीक है, a1 माइनस r। तो जब r की वैल्यू फ्रैक्शन होती है तो s इंफिनिटी a अपॉन 1 माइनस r से आप निकाल पाते हैं। अब इसका कहाँ इस्तेमाल होता है ये भी मैं जरा आपको बताने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ये लगे कि हाँ भाई सवाल आएंगे तो ऐसे हम कर सकते हैं, ये आप देख लें तब तक। ठीक, अब एक क्वेश्चन लेते हैं और उसमें आने वाले सवाल को देख लेते हैं। ये जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, और इस क्वेश्चन में देखिए लिखा है फाइंड द सम ऑफ सीरीज। ये एक सीरीज है, ये मान लीजिए चार्जेस हैं, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज वाला चैप्टर है, वहां पर ऐसी सीरीज बन गई है। तो यहां पर देखिए ये एक जीपी है, कैसे पकड़ेंगे इसको, इस कैपिटल क्यू को हम 2q को अगर एक क्यू बाहर कर लो और एक क्यू अंदर लिख लेते हैं, देखिए ऐसे q प्लस क्यू 2q, q अपॉन 3, q अपॉन 9 प्लस q अपॉन 27, और इसके बाद सीरीज चल रही है। ये देखिए ये पूरी जीपी है। कैसे जीपी है, q बाई 3 को आप जब q से डिवाइड करते हैं, अगले को पिछले से डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1/3। फिर यहां पर q बाई 9 को आप q बाई 3 से डिवाइड कर रही है, 9 है, तो यहां पर भी जो वैल्यू, मैं इसको ठीक कर देता हूं, q अपॉन 9, यहां भी वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 1/3 एंड सो ऑन, आगे भी डिवाइड करेंगे तो 1/3 आएगी। और यही हमारे लिए क्या होता है, दैट इज आर कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो। और यहां पर ये जो कॉमन रेशियो है वो है 1/3, जो कि 1 से छोटा है। ठीक, अब इसका सम निकालना बहुत आसान है, ये इनफाइनाइट सीरीज है, डैश 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 लगा, कहां तक जा रहा है हमको मालूम नहीं, तो इसका हमारा सम कितना हो गया, इस क्यू को तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दीजिए, फिर हम फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, a1 माइनस आर वाला। यहाँ पे आप फॉर्मूला सीखा था ना, s इंफिनिटी a1 माइनस आर इफ r इज लेस देन 1, इनफाइनाइट सीरीज के लिए। तो ये फॉर्मूला यहां लगाते हैं, तो a लिख देते हैं q 1 माइनस 1/3, q प्लस 3/2q, और ये हो जाएगा 5/2q। ये आपका आंसर आ गया। तो ये चीजें आपको आइडिया होना चाहिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि काफी डिटेल्ड में आपको समझा दूं, जिससे ये काफी हेल्पफुल वीडियो रहे। तो इस तरीके से जीपी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप ये समझ पाए होंगे। कुछ अलजेब्रा में कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे ही क्यूब वाला भी, वो मैं कुछ 8-10 फॉर्मूले लिख देता हूं जो आपको याद होने ही चाहिए। फिजिक्स में
कब लगाने पड़ जाएं आप ये नहीं जानते। तो अलजेब्रा फॉर्मूला लिखा हुआ, तो मैं लिखना शुरू करता हूं। इसी, चलिए येलो कलर ले लेता हूं। तो सबसे पहला फॉर्मूला लिख देता हूं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बेसिक फॉर्मूला है, आपको पता जरूर होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर आ जाते हैं एक तीसरे पर जहां पे 3 टर्म्स होते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए बेटा, क्योंकि ऐसा नहीं है इसको छोड़ दिया तो आप फिजिक्स में फिर दिक्कत महसूस करेंगे, निकलेंगे नहीं न्यूमेरिकल्स, फिर आप कहेंगे न्यूमेरिकल निकलते नहीं, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन ही हमारा हिला हुआ है अगर ऐसा करेंगे तो। अब आप एक और फॉर्मूला लिखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो आप बड़े प्यार से जानते भी हैं। इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं कलर थोड़ा बदलता हूं जिससे कि मोनोटोनस ना हो। अब ये 5वें नंबर के फॉर्मूले पे हम लोग आते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ये रहा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। फिर इसी का लिख दीजिए a माइनस बी का होल क्यूब, तो हो जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। और भी लिख देता हूं फॉर्मूले के नाम पर, जिससे कि आपको फटाफट कैलकुलेशन करें तो अच्छे से कर पाएं। 7वें नंबर की बात करूं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ये सब बहुत एक्सप्रेशन आपके आएंगे कैलकुलेशन करते वक्त जो आपका काम काफी बना देते हैं। 8वें नंबर की बात करता हूं, जहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ये वैल्यू बन जाती है कितनी, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक और फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले और लिखते हैं, जिसमें 9th नंबर की बात करते हैं और इसको लिखते हैं a क्यूब, ये भी काफी इस्तेमाल होता है, माइनस बी क्यूब, और इसकी वैल्यू आती है a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। अगला a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, इसकी वैल्यू होगी a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। देखिए फॉर्मूले तो और भी हैं, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपको किसी भी कीमत पर आने ही चाहिए। एक रूल है कंपोनेंडो और डिविडेंडो, वो भी आपको बता देता हूं, जब बात चली रही है तो जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको पूरी बात समझ में आए। तो एक रूल होता है, प्रॉपर्टी होती है जिसे बोलते हैं, इससे काफी चीज आसान होती है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। डिविडेंडो ये रेशियो की प्रॉपर्टी है, मेथड चाहे तो मेथड भी लिखते हैं। ये देखिए, ये क्या इसका मतलब है, इसका मतलब है कि अगर कोई 4 नंबर इस तरह हैं रेशियो में, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, तो देन न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दीजिए। अब जो यही किया वही इधर कर दीजिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ दीजिए, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटा दीजिए। ये प्रॉपर्टी वैलिड होती है और कई जगह ये आपको कैलकुलेशन करने में जबरदस्त मदद करती है। मैं एक कुछ फिगर लेके दिखा देता हूं एग्जांपल के तौर पर। जैसे मान लीजिए यहां पर वैल्यू लिखी हुई है 2/4 लिख देता हूं, 2/4, और ये हो गया 8/16। तो देखिए 1/2 बराबर ही तो है, दोनों रेशियो बराबर है। ये असल में कितना है 1/2, ये असल में कितना है 1/2। अब इसका इस्तेमाल कर लेते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो का। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर जोड़ा और न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर घटाया, 8 में 16 जोड़ा और 8 में 16 घटाया, तो देखते हैं क्या ये बराबर आता है। तो ऊपर वैल्यू आ गई 6, नीचे आ गई -2, ये हो गई 8 24 और ये हो गई -8। ये देखिए -3 है,
ये भी -3 है, विच इज करेक्ट, ट्रू। तो ये प्रॉपर्टी मैंने वैलिडेट कर दी कि इस तरह का, ये बहुत जगह आपको इस्तेमाल होगी जहां पर हैवी कैलकुलेशंस को आसानी से करने में आपको मदद मिले। तो उम्मीद करते हैं आप देख पाए होंगे। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करता हूं, नीचे करता हूं, जिससे आप ये फॉर्मूले एक बार देख पाए, और इसका पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगा अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर। तो ये अलजेब्रा के फॉर्मूले जो आपको जरूर आने चाहिए, ये आपके लिए बेसिक मैथमेटिक्स में नीट के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे एक कदम और बढ़ाते हैं और लॉगरिथम का इस्तेमाल करने की बात करते हैं। देखिए जो लॉग होता है ये कहां से शुरू हुआ था, थोड़ा बेसिक बहुत ही तेजी से जानकारी दे। अगर हम लिखते हैं इफ a की पावर x इज इक्वल टू n, और इसको लॉग के फॉर्म में लिखें तो हम क्या लिखते हैं, लॉग, ये a आ जाता है बेस में बेटा, n का लॉग लोगे और ये x की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। अगर कहीं ये वैल्यू लिखी है इसका मतलब ये है। लॉग इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि बहुत तगड़ी कैलकुलेशंस को ये आसान कर देता है। तो ये इसका बेस होता है, a जो लिखा है बेस है। व्हाट इज दिस, दिस इज बेस। बोलते हैं log n टू द बेस a इज इक्वल टू x, और असल में मतलब क्या है, a की पावर x इक्वल टू 1, तो ये बेस में आ गया, ये n में आ गया, ये x इधर चला गया। ठीक, आपने पढ़ा होगा दो तरह के लॉग होते हैं, लॉग ऑफ टू टाइप्स। मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूं इसलिए जल्दी से बात कर रहा हूं। एक होता है नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग, इसमें बेटा जी हम लोग जो बेस इस्तेमाल करते हैं वो बेस होता है इलर्स नंबर ex, ऐसे लिखते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ये जो बेस है e क्या है, e एक नंबर होता है, जैसे पाई होता है ना, पाई की वैल्यू होती है 3.14, इरेशनल नंबर है और अगड़म बगड़म सगड़म, याद नहीं हमको, आपको याद होगा। और यहां इसी तरह e की जो वैल्यू होती है वो भी 2.72 डैश डैश डैश, ये कैलकुलस में बहुत इस्तेमाल होता है। e जैसे पाई कांस्टेंट है वैसे e कांस्टेंट है। तो ये जो जब भी किसी का लॉग हम e पर लेते हैं इसे हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। ठीक, और अगर यहां पर बेस को हम बदल दें, मतलब एक दूसरा वाला हमारा हो गया जिसे हम बोलते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। तो कॉमन लॉग में क्या होता है, बेस हो जाता है 10, ये बेस को ध्यान दीजिए, दिस बेस इज 10। तो अगर कॉमन लॉगरिथमिक है तो बेस 10 होगा। नेचुरल लॉग है, अच्छा नेचुरल लॉग को हम लोग ln भी लिखते हैं, कई बुक में लिखा रहता है तो घबराइएगा नहीं, इसी लॉग का शॉर्ट फॉर्म लिखने का है। नेचुरल लॉग को इस तरह भी लिखते हैं, ln x लिख देंगे, इसी चीज को मैं लिख सकता हूं ln x। इसका मतलब वही है, बात पकड़ में आ गई होगी। अच्छा, आपने केमिस्ट्री में भी फिजिक्स में भी इन दोनों में बड़ा इसका रिलेशनशिप देखा होगा। वो रिलेशनशिप क्या होता है वो भी देखिए, और कहां से आता है वो अगले में बात कर लेंगे फटाफट। तो देखिए जब भी आप log ex को, नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग या टू द बेस 10, क्योंकि हमारे पास जो लॉग टेबल होती है वो टू द बेस 10 वाली होती है, e वाली नहीं होती है। तो यहां पर एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, 2.3026 इंटू लॉग x टू द बेस 10। ये एक रिलेशनशिप होती है जो आपको यहां तक पता होगी, केमिस्ट्री में वो न्यूमेरिकल निकालते हैं तो वहां भी बड़ा इस्तेमाल होता है इसका। नेचुरल लॉग से जब भी कॉमन लॉग जाना चाहेंगे इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टी जल्दी से देख लेते हैं, कुछ बेसिक आइडिया मैंने दे दिया, ये बेसिक आइडिया आपके बहुत काम आएगा, है ना। चलिए फटाफट मैं हट भी जाता हूं, कई बच्चे बोलते हैं कि जिससे स्क्रीन पूरा दिख जाए, स्क्रीनशॉट वगैरह लेने का मन हो अगर तो अगली बात कर लेते हैं। यहां पर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ जो बेसिक है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है लेकिन हमारी नीट फिजिक्स के लिए क्या जरूरी है उसकी बात कर रहा हूं। तो लॉग लिख लेते हैं और कोई बेस ए ले लेते हैं, किसी भी बेस पे लिया जा सकता है। मैं ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं, आपके काम आने वाली जो बात है उस अप्रोच की बात कर रहा हूं। तो लॉग बेस ए एम एन है तो इसको आप प्रॉपर्टी की तहत लिख सकते हैं लॉग ए एम और लॉग ए एन, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये लॉग एम एन हो रहा है तो वहां पर एडिशन हो जाता है। इसी तरह अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, लॉग m माइनस लॉग n,
ये ध्यान रखें, इसे क्वोशिएंट फार्मूला बोलते हैं, पहले वाले को प्रोडक्ट फार्मूला बोलते हैं। नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें अगर log a m की पावर n है तो ये जो पावर ये सामने कूद के आ जाती है n log a बेस मतलब m। इसे भी पावर फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, दिस इज पावर फॉर्मूला, क्योंकि ये पावर n कूद के आगे आ रही है, ये पकड़ के रखिए। अच्छा, एक अगला प्रॉपर्टी लिखता हूं जिसको मैं दूसरे कलर से लिखना चाहूंगा, जहां पर आप किसी की लॉग का बेस चेंज कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में अगर log m टू द बेस a है और हम ये चाहते हैं कि इसको हम b बेस पे लें, m को b बेस पे, तो मैं log लिखूंगा m टू द बेस b, यही चाहते थे, लेकिन एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा log a b टू द बेस a। ये देखिए, इस तरह से आप इसका a से b बेस में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, b बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यही कार्यक्रम पीछे जो रिलेशन आया था ना, ये रिलेशन यहीं से आता है। कैसे आता है देखिए, मैं दिखाता हूं आपको, जिससे आपको पढ़ने में और लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग में मजा आवे। जैसे मान लीजिए यहां पे लिखा हुआ है log ex, ठीक। अब हमें बेस 10 पे चेंज करना है, तो मैं क्या करूंगा, log बेस 10 x की वैल्यू निकाल ली इनटू log, अब यहां पे देखिए बेस जो था वो बेस e ही रखा और 10 का log निकाल लिया। अब इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.3026। इसलिए हमारा जो रिलेशन है वो आपका, जैसा आप केमिस्ट्री में फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, वो ये बन जाता है जो मैंने पीछे लिखा था। तो कहां से बनता है उसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया, जिससे आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग ले सके। तो मेरे ख्याल से ये आप अच्छे से समझ पाए होंगे। एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, तो लॉग की कुछ प्रॉपर्टी थी जो आपको आनी चाहिए। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे और वहां पर भी देखते हैं कि हम फटाफट क्या चीजें समझ सकते हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में जैसा आप जानते हैं, मैं यहां पर कलर थोड़ा ले लेता हूं कोई जो दिखे व्हाइट पर, कि इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन, यानी दो लाइनें अगर हैं ऐसे से घुमा रहे हैं, तो इसे बोलते हैं प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को थीटा से दिखाते हैं। तो अगर हम किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज नापते हैं तो ये थीटा हमारा होता है पॉजिटिव। आपको याद दिला रहा हूं, उम्मीद है याद होगा आपको, लेकिन मेरा ये मान लेना कि आपको आता है ठीक ना होगा। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो ये एंगल नेगेटिव होता है, यही यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, ये एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो पॉजिटिव एंगल है, यहाँ थीटा है विच इज पॉजिटिव, और यहाँ पे जो थीटा है विच इज नेगेटिव। इतनी बात पकड़ लीजिए। अच्छा, अब जो छोटी छोटी बातें जो क्लास 10th में सीखी थी उससे एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। अब जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है वो दो फेमस सिस्टम्स हैं जो हमारे काम आते हैं। ये सारी पढ़ाई किस बेसिस पर है, नीट फिजिक्स का काम कैसे आसान हो, उस नजरिए से ये वीडियो है। एक होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम। सेक्साजेसिमल सिस्टम में क्या होता है कि एक राइट एंगल को हम लोग 90 डिग्रीज बोलते हैं। एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर, फिर 1 डिग्री कितने के बराबर है, वो 60 मिनट्स के बराबर है, और इसको 1 मिनट कितने के बराबर है, 60 सेकेंड्स के। तो इसको हमें ध्यान रखना होता है, जैसे घड़ी चलती है उस तरह से समझ लीजिए। 1 राइट एंगल 90 डिग्रीज, 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ठीक है। एक दूसरा सिस्टम हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। ये सर्कुलर सिस्टम आपने फॉर्मूले इस्तेमाल किए होंगे, कई बच्चे नहीं जानते या ध्यान भूल भी जाते हैं। ये आप इस्तेमाल करते हैं, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये आपने क्लास 9 10 या उससे पहले से पढ़ना शुरू किया है ना। इसी पे देखिए लिखा हुआ थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। थीटा देखिए एंगल है, ये आर्क है और ये रेडियस है। ये फॉर्मूला वैलिड ही होता है सर्कुलर सिस्टम में, मतलब जब एंगल रेडियंस में नापा जाए। अगर एंगल्स को आपने डिग्री में नापा है तो फॉर्मूला नहीं लग सकता है। तो यहां पर ये जो एंगल किसमें है, ये रेडियंस में एंगल है। तो यहां ध्यान रखिए, जब हमारा एंगल रेडियंस में होता है तभी एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तभी लग सकता है, अदरवाइज नहीं लग सकता है। बढ़िया।
अब यहां पर वन राइट एंगल को कितना लिखते हैं, पाई बाई 2 रेडियन, आप जानते ही हैं। और वन स्ट्रेट लाइन को लिखते हैं पाई रेडियन। वन स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, तो ये एंगल कितना हो गया, पाई रेडियन। तो इसको आर ए डी भी लिख के छोड़ देते हैं, और कई लोग पाई के ऊपर छोटा सा सी बना देते हैं। और कभी कभी इसमें आप फिजिक्स में देखेंगे कुछ नहीं लिखते हैं, केवल पाई लिख के भी छोड़ देते हैं। अगर कुछ ना लिखा हो तो आप यही समझेंगे रेडियंस में वैल्यू दी गई है। एक कंप्लीट एंगल, पूरा ये कंप्लीट एंगल जो हो जाएगा किसी पॉइंट पर, वो एंगल कितना होता है, 2 पाई रेडियन। आप इस बात को पकड़ पाए होंगे। और डिग्री और रेडियंस में आप जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। ये बात आपको क्लियर है, बताने की आवश्यकता नहीं है। और 1 रेडियन क्या होता है, 180 डिग्री अपॉन पाई, और बाकी बातें लिखी हैं 57.3 डिग्री के आसपास होता है। और 1 रेडियन इसमें से देखें तो अगर मैं इस फॉर्मूले में इस आर्क को और इस रेडियस को बराबर कर दूं L बाई आर, तो जो एंगल हमको मिलेगा वो थीटा कितना मिलेगा, 1, बात खत्म। इसी एंगल को देखिए, L बाई आर होता है इफ L इज इक्वल टू आर, अगर मैं कर दूं तो थीटा इज इक्वल टू L बाई एल, काटा तो आ गया 1, दिस इज 1 रेडियन। तो 1 रेडियन क्या है, जब हमारा आर्क इसके रेडियस के बराबर हो, उस समय जो एंगल बन रहा है सेंटर पर, वही 1 रेडियन है। बहुत सरल बातें, थोड़ा सा प्यार से समझेंगे, मजा आ जाएगा। खैर, अब ये देखते हैं कि कैसे एंगल्स को कन्वर्ट किया जाता है फटाफट। आइए, तो फाइंड द रेडियंस। अब ये देखिए जो लिखा हुआ है, थोड़ा तिकड़म करके भी लिखा है, मैं जल्दी से आपको बता दूंगा, आप समझ भी जाएंगे। यहां पे लिखा 75 रेडियन 75। तो पहले हमें समझ में ये आना चाहिए कि रेडियन में और एंगल में क्या कहानी है। तो हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री है वो पाई अपॉन 180 रेडियंस के बराबर है। आप जानते हैं ना, पाई बराबर 180 डिग्री। इसी से ये निकाल लीजिए, 1 डिग्री आप कर देंगे तो 180 नीचे आ जाएगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कुछ ना लिखे या इसको सी लिख दें ऐसे, तो वो रेडियन में आ गया। रिलेशनशिप मालूम है, क्योंकि डिग्री से रेडियन में बदलना है, इसलिए मैंने याद दिलाया आपको। अब पहले वाला तो बहुत सीधा सवाल था, क्योंकि इसमें मिनट सेकंड नहीं है। तो 75 डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, 1 डिग्री में इतने रेडियन, तो 75 डिग्री में कितना रेडियन, पाई बाई 180, ये रेडियन हो गया, यानी 5 पाई बाई 12। आप जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू इतनी आ जाएगी, विच इज वेरी इजी। ठीक, अब दूसरे में क्या होता है, जहां पर आपका ये देखिए 30 मिनट भी आ गया, ये कहीं चेंज करना हो, देखना हो तो कैसे, तो माइनस, देखिए जो लिखा हुआ है 37 डिग्री 30 मिनट। तो इस एंगल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 37 डिग्री इधर है, प्लस 30 मिनट था, सॉरी ये रहा मिनट। ठीक, अब यहां पर मिनट को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है, तो 1 मिनट में होते हैं, 1 डिग्री में होता है 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट। तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, यानी इसको 60 से डिवाइड कर दें, तो कर दीजिए 60 से डिवाइड, तो माइनस 37 डिग्री प्लस 30 को हमने 60 से डिवाइड किया, तो ये डिग्री बन गया, ये आधा है 30/60, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 37 1/2 डिग्री। अब इस डिग्री बन गई है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। यानी क्या कहानी रही, इसको लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस 37/1/2 को 75/2, दिस इज 75/2, 2 इंटू 37 प्लस 1, इतना तो आप जानते ही हैं। और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं पाई अपॉन 180 से, ये रेडियन हो गया, और ये वैल्यू हो गई 5 पाई अपॉन 24 रेडियन। ये इसका आंसर आ गया। देखिए, बहुत आसानी से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं इसलिए इसके सवाल भी लेके बता रहा हूं, जैसे बात को अच्छे से आप समझ पावे। अब लास्ट वाला, इसमें मिनट के बाद सेकंड भी है, तो इसको भी आप एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं। यहां मैं रुकता हूं और यहां मैं करके दिखाता हूं। अब अगर बात करें आप तीसरे वाले की, तो ये वैल्यू लिखी है 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकेंड्स। ठीक,
तो इसको आप चाहें दिमाग में तो 5 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि ये डिग्री में हमें चेंज करनी है पूरी वैल्यू, तो इसको आप पूरी चीज, अब इसको अगर मैं देखिए 5 डिग्री लिखा और इसको मैं चेंज कर लेता हूं सेकंड्स में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 37 इंटू 60 सेकंड्स प्लस 30 सेकंड, ऐसे लिखा जा सकता, कोई टेंशन नहीं है। अब देखिए ये जो पूरी वैल्यू लिखी हुई है 5 डिग्री और ये जो पूरी सेकंड्स में वैल्यू है, इसको अगर मुझे मिनट में चेंज, डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू को 60 इंटू 60 से डिवाइड करेंगे। पूरी वैल्यू प्लस 30 सेकेंड्स अपॉन मिनट के लिए 60 और सेकंड के लिए 60। अब ये टोटल वैल्यू हमारी किस में बन गई है, दिस इज डिग्रीज, ये आपकी डिग्री आ गई है। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये वैल्यू आ जाती है कितनी, 45 अपॉन 8 डिग्री। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नीचे 3600 हो गया, ऊपर सॉल्व कर पूरा करने के बाद 45 अपॉन 48 5 जोड़ने के बाद मिल जाएगा। अब ये वैल्यू जब आपको मिल गई कैलकुलेशन करने के बाद, तो अब तो कुछ रहा नहीं, 45 अपॉन 8 इंटू पाई अपॉन 180 और ये रहा बेटा रेडियन, यानी पाई अपॉन 32 रेडियन, ये आंसर आ गया। तो मैंने डिग्री से रेडियन निकालते कैसे हैं ये मैंने 2-3 पार्ट्स करके बताए। अब इसका उल्टा भी कर लेते हैं, छोड़ेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि जब वीडियो बना तो उसमें आपको काफी स्ट्रॉन्ग फायदे मिलने चाहिए। उम्मीद है बात पकड़ में आपको आई होगी। चलिए अगली बात देखते हैं, इसको पॉज करके भी आप देख सकते हैं, रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। अब यहां पे बात करी जाए अगर आपकी, तो फाइंड द डिग्री मेजर्स कोरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियंस। अब रेडियन से हमें क्या करना है, डिग्री निकालनी है। देखिए तो रेडियन से डिग्री में क्या होता है, जो रिलेशनशिप है, तो हमारे पास वी हैव 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई डिग्री। तो रेडियन से डिग्री में जाने का ये तरीका वही वाला फॉर्मूला है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको। अच्छा पहली बात लेते हैं, जहां पर 2 पाई अपॉन 15 रेडियन का जिक्र है, 2 पाई अपॉन 15 इंटू 180 अपॉन पाई, ये डिग्री में लिया, सॉल्व करेंगे तो 24 डिग्री आपको आंसर इसका प्यार से मिल जाएगा। कट पिट जाएगा पाई पाई और यहां कैलकुलेट करेंगे तो 24 आ जाएगा। नंबर 2 की बात करते हैं, जहां पर पाई बाई 8 का जिक्र किया गया है डिग्री का, कोई समस्या इसके अंदर नहीं है, तो आप लिखेंगे पाई बाई 8 इंटू 180 अपॉन पाई और ये रहा डिग्री, जो कि आ जाएगा आपको, पाई से पाई कट गया, 180 अपॉन 8 विच इज 45 अपॉन 2 डिग्री, जिसे लिख सकते हैं आप, अगर मिनट में भी लिखें तो उसको लिख सकते हैं 22.5 डिग्री या 22 डिग्री और 30 मिनट, क्योंकि ये आधा डिग्री है ना, आधा डिग्री कितने के बराबर होगा, 30 मिनट्स के। ये कहानी इसकी सेट हो गई। अब तीसरे वाले को पकड़ लीजिए, 1 2 3, इसमें थोड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि -2 रेडियन लिखा है, तो -2 पाई से, अब देखिए यहां पे मजा क्या आएगा, -2 लिखा और 180 अपॉन पाई डिग्री डाला, तो इसमें देखिए बाकी में तो पाई से पाई कैंसिल हो गया था, तो शुद्ध निकाल लिया था। अब यहां पाई से पाई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो हमें पाई की वैल्यू यहां पर रखनी पड़ेगी, जो होगी 22/7। तो मैं यहां पर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं और -2 माइनस को बाहर ही कर लो, 2 इंटू 180 अपॉन 22 इंटू 7, पाई की वैल्यू 22/7 यहां पर रख दी है, तो ये वैल्यू हो गई -114 6/11 डिग्री। अब इसी को कैलकुलेट करते हुए जा रहे हैं, फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो -114 डिग्री 6/11 इंटू 60, ये क्या रहा, ये हमारा आ जाएगा
मिनट, ये हो गया मिनट, क्योंकि हमने 60 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जिससे ये 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो ये 60 मिनट बन गया है। आगे देखिए -114 डिग्री, और इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 32 8/11 मिनट। अब देखिए 32 मिनट को तो उसके साथ ले लेंगे, यानी कि वो होल नंबर आ रहा है, तो 32 मिनट हो गया। और ये जो मिनट में लिखा था 8/11, इसको हम लोग सेकंड्स में कैलकुलेट कर लेंगे। फ्रैक्शन में है ना, पूरा तो मिनट नहीं हो पाया है, इसलिए इसको हम लोग सेकंड्स में लिख देते हैं। इससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये वैल्यू हो गई -114 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड, ये आंसर आ गया। तो ये मैं जो करके आपको दिखा रहा हूं, ये जगह जगह पूरी फिजिक्स में इस्तेमाल होता जाएगा। कुछ बातें और अभी हम लोग आगे करेंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है। खैर चलिए, बात आप समझ में आई होगी आपको। तो ये आप प्रेजेंटेशन भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वरना इसको आप वीडियो को भी आगे पीछे करके सीख सकते हैं। पूरी फिजिक्स में इसका इस्तेमाल है, 11-12 जहां भी आप जो पढ़ाई कर रहे होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल लेते हैं तो यहीं पर अगर बातचीत करें, पीछे भी शायद कहीं लिखा होगा, थीटा और ABC बना दूं। नॉर्मली आप इसको बोलते हैं बी, याद रखने के लिए बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ठीक, तो जो ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइंड होता है उसमें आप एक ट्रिक भी याद करते होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। ये आपने 10th में याद की होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं मैं। जिससे P/H का रेशियो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का, तो ये कहलाता है आपका साइन थीटा। फिर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज का क्या कहलाता है, कॉस थीटा। और बोल है ये, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात की जाए तो ये कहलाता है आपका टेन थीटा। इसको याद रखने का तरीका आपने इस्तेमाल जरूर किया होगा, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। और कई लोग इसका और भी भाषा इस्तेमाल करते हैं जो मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। आगे की बात करते हैं। अब साइन है तो यहां पर एक और बात लिख देते हैं। अगर मैं बात करूं, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, जिसे 1/sin थीटा लिखते हैं, तो आप इसी का उल्टा H/P लिख सकते हैं। इसी तरह आपका कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, जो कि 1/cos थीटा के बराबर होता है, तो ये उसी का उल्टा H/B हो जाएगा। और tan का उल्टा cot थीटा होता है, ये आपको 100% पता होगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी B/P। ये तो आपको पता ही है, इसमें कोई ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं। अब एक कुछ छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, जहां तक ये मैंने यहां लिखा था, जो मैंने आपको बता दिया है, और आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। ये जो मैंने वहां लिखा था, ये इसके जिक्र कर दिए थे 3 के। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, 1 + cot स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ये 10th में पढ़ी बातें हैं। एक कदम और आगे चलेंगे बेटा हम लोग। अब यहां पर जब हम बोलते हैं कि साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन वेरियस क्वाड्रेंट्स, तो यहां भी एक ट्रिक इस्तेमाल की जाती है जो शायद आपको पता हो, शायद ना भी पता हो। तो क्या ट्रिक होती है, देखिए ट्रिक ये होती है, निमोनिक है, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज, स्कूल में है, कॉलेज में जाना चाहते हैं, ठीक है, ऑल स्कूल्स टू कॉलेज। या कई लोग कहते हैं ऐड शुगर टू कॉफी, जो भी याद करें ASTC है। ए का मतलब होता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, ये तो पहचानते होंगे ना, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 है, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3, क्वाड्रेंट नंबर 4, 4 क्वाड्रेंट हैं। यहां पर सभी पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस tan और भी जो बाकी 3 है वो भी। यहां की बात की जाए तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन एंड कॉसेक ये होते हैं पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। ये आपको आना चाहिए, बहुत जगह इस्तेमाल होता है। यहां पर tan और cot पॉजिटिव होता है,
T फॉर 10, कॉट पॉजिटिव है, अदर्स निगेटिव। C फॉर होता है कॉस, तो कॉस एंड सेक पॉजिटिव है, अदर्स आर निगेटिव। याद करना बहुत आसान, ये ट्रिक है याद करने की। एड ऑल स्कूल्स टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी, जो भी पसंद आए। ए फॉर ऑल, सभी पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट, कॉस और सेक। ये तो साइन हो गया कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्लस होता है कि माइनस होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद और बात करेंगे, एक छोटा सा सवाल है, इसको भी हम करना चाहेंगे, पूरी बात कंप्लीट करने के इच्छा में है। तो जैसे यहां पर देखिए, एक हम पी क्यू आर बनाते हैं, यहां पर बोला है साइन थीटा, ये भी सब 10th की बातें हैं, 4/5। तो परपेंडिकुलर, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन, इसको हम हाइपोटेन्यूज कंसीडर कर सकते हैं। अब जानते हैं आप, ट्रायड बन गया पाइथागोरस वाला, ये आएगा 3, इस 5 के स्क्वायर, आप जानते हैं वो मैं करके नहीं दिखा रहा हूं, आप जानते हैं ना पाइथागोरस में कि 5 3, इसको अगर x लिख दूं तो x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो x बराबर 3, 3 4 5 तो हम लोग को याद ही रहता है, ठीक। तो बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर आप निकालने जाएंगे, तो अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं, जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस कितना है यहां पर, विच इज ये 3 आ चुका है, तो 3/5। अब इसके बाद 10 आ जाओ, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर इज 4, बेस इज 3। अब ये साइन कॉसेक, साइन का उल्टा यानी 5/4, फिर कॉस का उल्टा सेक, इसका उल्टा 5/3, 10 का उल्टा कॉट 3/4। ये आंसर हो गया। तो ये कई जगह आपको निकालने पड़ सकते हैं और आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है और आना ही चाहिए भाई, ठीक है। बड़ा आसान था, आप जानते हैं, बस थोड़ा सा वर्जिश, तो वर्जिश करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अब बात करते हैं, कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स को हमें याद रखना होता है। आप 90 तक याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन 180 तक याद करेंगे तो जल्दी सवाल होंगे आपके। तो जैसे ये देखिए साइन कॉस 10 लिखा हुआ है, तो ये मैं रीड आउट नहीं कर रहा हूं, ये आप जानते हैं, 0, 30 डिग्री, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 डिग्री। इसमें साइन की जो वैल्यूज हैं वो याद हो, कॉस वाली याद हो, 10 की याद हो, उनकी पलट जो होती हैं 3, वो भी याद होनी जरूरी है। तो ये आप याद कर लीजिएगा और ये जरूरी रहेगा। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट एक और मामला आता है जहां पर हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एलाइड एंगल्स। तो मैं ज्यादा डीप ना जाके केवल इतना बोलूंगा कि इस तरह की जो बातें हम सीखते हैं कि भाई कहीं पे लिखा है साइन 90 प्लस थीटा, तो इसको क्या लिख दें, कहीं पर लिखा है कॉस 180 माइनस थीटा, तो हम इसको क्या लिख दें। मतलब कुछ मैं दिखाऊं आपको पीछे फॉर्मूले पहले, फिर मैं इसको आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे संभाला जाए। ये मतलब साइन 90 वाला है, 180 वाला है, 180 वाला 270 वाला है, वगैरह वगैरह। तो इसको हम कैसे संभालें, इसको मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूं। इतना आप याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है, मेरी बातों को ध्यान रखेंगे तो आप अपने आप बना लेंगे। कैसे बना लेंगे वो मैं दिखाता हूं। तो मैं एक स्लाइड ऐड करता हूं। पहली बात क्या ध्यान रखनी है बेटा, कि कहीं पर अगर ऐसे आया हो ना, कहीं पर लिखा हो साइन 2 पाई का मल्टीपल यानी 2n पाई प्लस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, तो हमेशा इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके आना है। मतलब इसको हमेशा थीटा के बराबर कर देना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और 2n पाई प्लस थीटा किसके बराबर होता है, सिंपल साइन थीटा के बराबर। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लोगे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लोगे तो ये साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। और इसकी जगह अगर आप साइन 2n पाई यानी 2 पाई का कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल 1 2 3 4 माइनस में भी लेते हैं, 2 पाई का मल्टीपल क्या हुआ, 2 पाई इंटू 1 तो 2 पाई, 2 पाई इंटू 2 तो 4 पाई,
2 पाई इंटू 3 तो 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, इसी तरह माइनस में -2 पाई, -4 पाई वगैरह वगैरह। तो यहां पर अगर माइनस थीटा आएगा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में डील करते हैं हम लोग। ठीक, तो इन बातों को, ये कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो, यहां पे तो साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा कोई भी आ जाए, मतलब कॉस टेन, इसमें सबके लिए नहीं लिख देते हैं सीधे। तो ये इतना ध्यान रखना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। बात समझ में आई होगी ना? अगर मैं यहाँ पे लिखूं, थोड़ा और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक स्लाइड और ऐड कर लूंगा। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल लूं कि अगर मैं लिखूं 2 पाई प्लस थीटा, तो आप कितनी वैल्यू बोलोगे? तुरंत बोलोगे साइन थीटा। अगर मैं बोलूं कॉस 4 पाई प्लस थीटा, तो ये 2 पाई का मल्टीपल है ना, 2 इंटू 2 पाई, 2 पाई का 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसे भी आप तुरंत कॉस थीटा लिख देंगे। अगर कहीं लिखा 10 और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 पाई लिख दो, तो देखिए ये क्या है, 10 2 पाई का मल्टीपल ही तो है ये। तो ये इसको भी फट से आप 10 थीटा लिख देंगे, कोई मतलब नहीं है। 2 पाई का मतलब होता है एक चक्कर पूरा ऐसे घूम लिया आपने, तो ये 2 पाई घूम गए, फिर थीटा तो यहीं आके गिरे, तो जब चक्कर लगा दिए तो जहां चले थे वहां आ गए, मतलब वो घूम फिर के वही वैल्यू आ जाएगी। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए कि कहीं भी 2n पाई प्लस थीटा आए तो उसकी वैल्यू साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा जो भी बननी है लिख दी जाएगी। हाँ, चौथे वाले में जब हम 2n माइनस थीटा लेते, 2n पाई माइनस थीटा लेते हैं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी यहां पर फॉल करता है। 2n पाई यहां तक गए और थीटा कुछ घटाया आपने, तो यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। वहां पर साइन के हिसाब से वैल्यू रखते हैं। साइन जो मैंने ऑल स्कूल्स टू कॉलेज बताया था, उसके हिसाब से यहां पर कॉस पॉजिटिव होगा, सेक पॉजिटिव होगा, बाकी अदर्स नेगेटिव होंगे। तो वहां पर इस मामले को समझे रहिएगा, और यहां तो ये थीटा थीटा निकल के आ ही जाएगा। अच्छा, एक स्लाइड और पकड़ते हैं जहां मैं और समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे कि रेशियो निकालें, पहला क्वाड्रेंट है देखिए, और ये आप एंगल जानते होंगे, ये 90 वाला ले लेते हैं, ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270 डिग्री, और वापस आओगे तो इसको 360 डिग्री भी कह सकते हो। पाई के फॉर्म में भी डीलिंग की जा सकती है। अब हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप कोई भी एंगल लिखेंगे जहां पर ये वर्टिकल लाइन 90 डिग्री और 270 डिग्री पिक्चर में होगा, वहां पर चीजें बदल जाती, साइन का कॉस हो जाता है। किसका क्या हो जाता है? देखिए, साइन का बदल के हम कॉस थीटा कर देंगे, थीटा भी नहीं लिखता हूं, साइन लिख देता हूं, और ये मतलब एक दूसरे में कॉस का साइन, साइन का कॉस। फिर बात करते हैं सेक का कॉसेक, और कॉसेक का सेक, 10 का कॉट और कॉट का 10। ये बदलता कब है? जब वर्टिकल लाइन पिक्चर में होती है। वर्टिकल लाइन का मतलब जहां पर 90 डिग्री, 270 डिग्री या इसके मल्टीपल्स जहां पिक्चर में आए। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये कि अगर मैंने यहां लिखा साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, तो देखिए हम 90 डिग्री पिक्चर में इसलिए आ गया कि पहले 90 में गए प्लस थीटा, तो ये बेस है, 90 प्लस थीटा वर्टिकल एंगल है। तो यहां पर साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा। देखिए कॉस थीटा लिखा, वर्टिकल पिक्चर में था, और साइन 90 प्लस थीटा में क्या साइन लगाओगे यहां पर? तो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। ऑल शुगर टी कॉफी पॉजिटिव हो गया। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, इस तरह समझना है। और एग्जांपल लेते हैं, बात समझ पाए? दो चीज पिक्चर में आ रही है, एक इसको बदलना है कि नहीं, वर्टिकल लाइन में बदलेगा, हॉरिजॉन्टल में नहीं बदलेगा। जब ये पिक्चर रहेगा, थोड़ा दिमाग लगाना, इसमें नो चेंज, इसमें और देयर इज चेंज। नो चेंज का मतलब साइन का साइन में, जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं लिख देता हूं साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, तो क्योंकि 180 डिग्री है तो आप पहले साइन यहां से यहां गए 180, और प्लस थीटा आपने डील किया, दैट इज प्लस थीटा जो मानते हो, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ गए आप। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पिक्चर में थी, वन इसी में प्लस किया है, तो साइन का साइन ही रहेगा,
तो मैंने साइन थीटा लिख दिया। अब तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में साइन 180 प्लस थीटा का निगेटिव होता है साइन, तो माइनस साइन थीटा इसका आंसर हो गया। दो चीजें पिक्चर में आ रही हैं जो बड़े प्रेम से आप कर सकते हैं। मैं फिर से एक एग्जांपल लेता हूं। हॉरिजॉन्टल लाइन में नो चेंज, वर्टिकल में चेंज। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं tan का 270 डिग्री प्लस थीटा। देखिए 270 डिग्री में आप यहां से चल के यहां आएंगे तो ये वर्टिकल लाइन पिक्चर में आ गई, यानी चेंज होगा, तो tan का कॉट में चेंज होगा। और ये 270 प्लस थीटा कहां आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। 270 यहां से यहां घूमे, थीटा और आगे बढ़ गए। चौथे क्वाड्रेंट में ये tan प्लस होता है कि माइनस, माइनस होता है, ऑल शुगर टी कॉफी, तो माइनस कॉट थीटा इज द आंसर। इस तरीके से पीछे दिए गए सारे फॉर्मूले आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। मैं और भी अभी एग्जांपल लेके बताता हूं। देखिए यहां जो लिखा है, ये देखिए 270 प्लस थीटा, तो साइन का 270 प्लस थीटा लिखा हुआ है, तो ये साइन थीटा यहां गलत लिखा हुआ है। 270 में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। इसी तरह देखिए कॉस का साइन हो गया है, कॉस 270 प्लस थीटा लिखा है, एड शुगर टी कॉफी, यहां भी माइनस साइन छूटा हुआ है, तो इसको आप क्या लिखोगे, माइनस साइन थीटा, क्योंकि कॉस जो, अच्छा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो प्लस ही आएगा। दिस इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो इससे साइन थीटा इज करेक्ट वन। बात समझ में आई होगी। और 360 की बात करें तो जैसे साइन 360 माइनस थीटा, तो 360 क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन पिक्चर में आ गई, और 360 माइनस थीटा, तो माइनस थीटा का मतलब इसमें घटा दिया है, तो यहां इसी फोर्थ क्वाड्रेंट में आप आ गए। हॉरिजॉन्टल लाइन थी, साइन का माइनस साइन थीटा बना रहा, और ऊपर से साइन चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहां पर साइन, तो यहां पर साइन होता है निगेटिव, तो ये निगेटिव साइन यहां पर लगा। इसको देखकर साइन लगाते हैं, इसको देख के नहीं, इस वाले एक्सप्रेशन को देख के साइन लगाते हैं। बाकी बातें आपके सामने हैं। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, पूरी बात कंप्लीशन में तभी जाएगी। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल्स यहां पर हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 45 एंड इसी तरह जो आगे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ साइन 45 तो सीधे ही लिख देते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा जो शायद पीछे रह गई बताने के लिए, कि जब हम माइनस थीटा लेते हैं तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है। सभी होते हैं कॉस को छोड़ के, कॉस और सेक को, कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा, माइनस टेन थीटा। और इसी के जो उल्टे होते हैं वो भी यही प्रारूप इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब साइन की जगह अगर मैं कॉसेक ले लूं तो कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा ले लेगा, कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, सेक माइनस थीटा हमारा प्लस का थीटा होता है। और फिर टेन की बात की जाए तो टेन का हो जाएगा कॉट माइनस कॉट थीटा। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, कई जगह इस्तेमाल होगा। अब ये पहली बात जो है यहां पर लिखी हुई है साइन माइनस 45 डिग्री, तो ये हो गया साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 45, तो ये हो गया माइनस 1/√2। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। साइन माइनस थीटा का माइनस साइन थीटा और वैल्यू रख दी। अच्छा, और अगली बार देखते हैं बेटा, दूसरा वाला है, देखिए tan 225 डिग्री। अब इसको 225 डिग्री को कई तरीके से लिखा जा सकता है। एक तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इसको tan 270 में घटा के, हमें क्वाड्रेंट की वैल्यू चाहिए, मतलब एक लाइन चाहिए, याली लाइन पकड़ो, ये पकड़ो, ये पकड़ो, तो मैं 270 में से घटा के लिखूंगा tan 270 माइनस 45 डिग्री। और 270 में 45 घटा देंगे तो हम 225 डिग्री पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए 270 का मतलब है यहां पहुंच चुके हैं आप, यहां इस वाली लाइन पे, वर्टिकल लाइन पर, और एंगल माइनस कर रहे हैं, यानी पीछे जाएंगे तो यहां आप थर्ड क्वाड्रेंट में हैं। क्योंकि वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व है इसलिए आ जाएगा कॉट,
तो कॉट 45 पहले हो गया, अब थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 पॉजिटिव है इसलिए ये प्लस लगा दिया। और कॉट 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। आंसर आ गया। कोई बच्चा ऐसा करना चाहे यहां पर कि सर हम ऐसे लें या हम ऐसे कर लें इसको, 180 में जोड़ के कर लें, तो भी आपका आंसर यही आएगा बेटा। अब यहां पे देखिए 180 में हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व है, 180 प्लस 45 यानी तीसरे क्वाड्रेंट में है, उसमें चेंज नहीं होता है, सेम का सेम यानी 10 का 10 बना रहेगा। तो 10 45 और तीसरे क्वाड्रेंट में ये पड़ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, प्लस 10 45 कितना 1। ये देखिए दोनों वैल्यू बराबर है आपस में। तो किसी भी तरीके से आप करेंगे आपका आंसर गलत नहीं होगा, आप वहीं पहुंचेंगे जहां पहुंचना चाहिए और मजा आ जाएगा आपको। ये आप थोड़ा सा प्रेम पूर्वक धीरे धीरे इसको सीख डालें जो मैं बता रहा हूं, तो आपको बहुत आनंद मिलेगा और आप फिजिक्स काफी नीट की बढ़िया हो जाएगी। कॉस 300 की बात करें तो 360 जहां मिले वो 360 भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो 270 भी ले सकते हैं, जो भी आप चाहें, 270 प्लस 30 डिग्री, क्योंकि वर्टिकल लाइन इन्वॉल्व है 270, तो यहां पहुंचते हैं आप, तो कॉस का हो जाएगा साइन, तो साइन 30। और ऊपर से ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, आप देख पा रहे हैं 270 में 30 ऐड है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस लगा दिया साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ। आंसर हो गया, कोई इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, चौथी बात सेक 120 की बात कर लें, पूरी बात कंप्लीट करेंगे हम लोग। नंबर 4 यहां पर बात कर रहे हैं सेक 120 डिग्री, तो सेक लिखा, इसको 190 प्लस 30 भी लिख सकते हो और 180 माइनस 60 भी लिख सकते हो, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये हो जाएगा, देखिए मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन इन्वॉल्व है इसलिए सेक 60 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है 180, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस, ये होगी -2। आंसर आ गया। कभी गलत नहीं होगा, नींद में भी कोई जगाएगा तो सही आंसर देंगे आप। तो इस तरीके से ये आप इसमें ध्यान पूर्वक इसको समझ लीजिए। मैं स्क्रीन से हट जाता हूं जिससे पूरी बात आप पकड़ पाए। वो आगे कुछ फॉर्मूले हैं, वो फॉर्मूले भी हम लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि वो इस्तेमाल होने ही होने हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए शायद, और बात बनी होगी आपकी अगर थोड़ा ध्यानपूर्वक नोट वोट करके नोट्स बना रहे होंगे, नोट कर लिया होगा आपने। आगे बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पे फॉर्मूले हैं, ये फॉर्मूले में पढ़ के तो सुनाने से कोई लाभ नहीं है, लेकिन साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है जो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी रहता है, एंड सो ऑन। साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी, एंड सो ऑन। ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए क्योंकि रीड आउट करने पे भी कोई लाभ नहीं मिलेगा, समय बर्बाद जाएगा। तो ये फॉर्मूले में इसलिए दिखा रहा हूं कि ये आपको याद होने चाहिए। साइन 2a कॉस 2a, कई फॉर्मूले हैं कॉस 2a के 3-4, वो पकड़ में आने चाहिए। टेन 2a, साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a, ये सारे फिजिक्स में, नीट की फिजिक्स में जगह जगह इस्तेमाल होते आपको दिखेंगे। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले और हैं, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, टू साइन ए कॉस बी, इसी तरीके से ये साइन सी प्लस साइन डी। इन फॉर्मूलों को नोट करके आप, मैं हट जाता हूं, वैसे इसका प्रेजेंटेशन में दूंगा भी, आप नोट करके याद कर सकते हैं। एक और स्पेशल फॉर्मूला है जो जगह जगह इस्तेमाल हो सकता है, जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए क्या होता है, जब कोई ट्रायंगल हमारे पास होता है, कैसा भी ट्रायंगल हो, इक्विलैटरली मत समझना, कोई भी ट्रायंगल, इसको ए बी सी आप जब लिखते हो तो ए को एंगल ए समझते हैं, इसी का वर्टेक्स वाला एंगल सी, और इसका ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से बताते हैं, बी के सामने वाली साइड को स्मॉल बी, बी मतलब साइड, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी। फिर ये फॉर्मूले समझ में आ जाए, इसे बोलते हैं साइन रूल। ये बड़ी आपकी जगह इस्तेमाल होता है, ये सब आपको बड़ा मजा देगा। ए अपॉन स्मॉल ए बी सी क्या है? साइड से, जो कहाँ की साइड से मैंने आपको समझाई, और एंगल तो बाद में लिखे हैं। ये रिलेशनशिप्स हैं कुछ, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हीरोइंस फॉर्मूला है जो क्लास 10th में आपने
पढ़ा था या सीखा था। अब इससे कई फायदे क्या हो जाते हैं बेटा, आपको दिखाता हूं। जैसे कि एग्जाम्पल ही है इसके आगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। तो साइन 15 सीधे याद नहीं है सपोज करिए, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं? साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। 45 में से 30 घटा देंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा। और हमें ये फॉर्मूला मालूम है, देखिए साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर। यह भी पीछे फॉर्मूला देखा हमने। तो यहां पर वैल्यू अगर मैं लिखूं तो साइन ए, इसे ए मान रहे हैं, इसे बी मान रहे हैं, तो साइन 45 कॉस 30 डिग्री कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। और साइन 45 होता है 1/√2, ये है √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 1/2। और इसको जब सॉल्व करोगे तो √3 - 1/2√2 आपका आंसर आ जाएगा। इसको आप याद भी कर सकते हैं साइन 15 की वैल्यू, लेकिन कैसे निकाली आपको मैंने दिखाया है। इस तरीके से ये बड़ा अच्छा काम बन जाता है। अच्छा, दूसरी जो बात है उसको भी कर लेते हैं। जहां 1075 की बातचीत की गई है, तो 775 को बताओ क्या कैसे कर सकते हैं? हमने उसको 1045 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ए प्लस बी। 45 का भी एंगल। अभी आप सोचेंगे कि ये हम ब्रेक कैसे करते हैं? इसको तो लिखने को तो 75 को 70 प्लस 75 भी लिख सकते हैं, 70 प्लस 5 भी लिख सकते हैं। वो नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 70, 1070 और 10.5 की वैल्यू हमको नहीं पता है। तो हम ऐसे दो भागों में डिवाइड करते हैं जिनकी 1045, 1030 हमको पता हो, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है जिसको हम पहचानते हैं 10a प्लस बी का जो फॉर्मूला है, देखिए उसकी वैल्यू है 10a प्लस 10b 1 माइनस 10a इंटू 10b। तो जब हम 10a यानी 1045 या 1030 लेंगे तो उसकी वैल्यू तो हमको पता हो, वरना हम कैसे निकाल पाएंगे। खैर, आप बात को समझे होंगे। इसी फॉर्मूले को यहां लगा देते हैं, तो 10a यानी 1045 प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये हमने वैल्यू लिख दी। अब फटाक से इसकी यहां पर वैल्यू डाल दीजिए। 1045 1 होता है, 1030 1/√3, 1 माइनस 1 इंटू 1/√3। ये वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 और ये आ जाएगी √3 माइनस 1। ये आंसर आ गया। बड़े प्रेम से देखिए। तो ये इस तरीके से आप जो फॉर्मूले उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी फिजिक्स में ये बेसिक मैथमेटिक्स आपको आनी जरूरी है, तभी आप कंफर्ट होने के चांस। कई फैक्टर हो सकते हैं जो फिजिक्स में दिक्कत लगे, उनमें से एक फैक्टर ये भी है, तो उसको दूर कीजिए जल्दी से। खैर, आप इसको पकड़ पाए होंगे। अब अगला सेगमेंट, लास्ट सेगमेंट हमारा आता है ग्राफ्स का। उसमें पहले मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा, उसका इस्तेमाल बहुत पड़ता है फिजिक्स में जगह जगह कर्व वगैरह बनाते वक्त। तो ये देखिए ग्राफ है, ग्राफ का टाइटल है जो भी बोले। अब यहां पर मैं आपको कुछ थोड़ी बातें बताता हूं जो आप कुछ समझ में आएंगी। फिर ग्राफ भी इधर बना रखे हैं। लाइन की बात कर रहा हूं पहले। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का जो जनरल फॉर्म होता है, कुछ उसमें तिकड़म नहीं है बेटा, वो जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। क्या मतलब है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन सपोज ऐसे लिखी जा सकती है 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0। ये एक स्ट्रेट लाइन, कोई भी x y में पावर 1 रखिए, सिंपल भाषा इस्तेमाल कर रहा हूं, तो और दोनों चीज लिखी हुई है तो स्ट्रेट लाइन मिल जाती। 2 वेरिएबल्स में आपने पढ़ा भी था 10th क्लास में, ये सारा 10th का ही मामला है। तो ये इक्वेशन मिल जाती है। अब इसके दो फॉर्म बड़े अहमियत रखते हैं जो मुझे लगता है आपको पता होने चाहिए। वो पहला फॉर्म, इसी को तब्दील किया जा सकता है। फर्स्ट फॉर्म स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इतना याद नहीं करना कैसे इंटरसेप्ट
इसका नाम बड़ा सरल है, इसे लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब ये यहां पर m क्या है, c क्या है, तो जब आप स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन आपने बनाई, तो m तो होता है स्लोप, ये जो है दिस इज सपोज करिए थीटा है, तो m की वैल्यू होती है टेन थीटा स्लोप, और ये जो c है, c इज द y इंटरसेप्ट, दिस इज c, और यहां से मैं m पता चल जाता है। तो ये इक्वेशन अगर हमको इस फॉर्म में पता हो तो हम तुरंत ये बता सकते हैं कि इसका स्लोप कितना है और y इंटरसेप्ट कितना है, और ये चीज इससे निकाली जा सकती है। जैसे ये इक्वेशन है, आप देखिएगा है तो स्ट्रेट लाइन ही ना, उसके शक्लें अलग अलग है। जैसे हम लोग किसी पार्टी में जाते हैं तो मेकअप कर लेते हैं, अब लड़के लोग कम करते हैं, लड़कियां थोड़ी ज्यादा कर लेती हैं, ड्रेस पहन बदल लेते हैं, किसी और के जाते हैं एग्जाम देने तो कुछ अलग ड्रेस रहती है, वहां तो लहंगा पहन के तो नहीं जाएंगे आप नीट का पेपर देने। तो पॉइंट इज दिस कि हम बस पहचान लेते हैं उससे कि इसको हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो सीधी इंफॉर्मेशन ही मिल रही, कुछ नहीं करना। ये देखो y अकेला है तो मैं यहां इसको लिख लेता हूं 4y इधर, और इन दोनों खिलाड़ी को एक तरफ लिख लिया। y अकेला है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, तो y इज इक्वल टू हर जगह 4 से डिवाइड, ये देख रहे हैं ना, ये हर जगह 4 से डिवाइड, तो 4 से 4 गया खत्म, ये 4 से डिवाइड, और इसको इससे कंपेयर कर दीजिए, देख पा रहे हैं आप इसी फॉर्म में तो है। तो यहां पर आपको m कितना मिल गया बेटा जी, बहुत सरल, m मिल गया -3/4 और c मिल गया -5/4, देख रहे हैं। अब इससे अगर आप एक रफ स्केच लेना चाहें तो हमको ये पता है कि इसका स्लोप निगेटिव है, यानी थीटा 90 और 180 के बीच है, तो हमारी स्ट्रेट लाइन कैसी बन रही होगी, और साथ में C माइनस इंटरसेप्ट, यानी नीचे ऊपर होता तो प्लस होता, C नीचे माइनस में है, तो हमारा कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन है जिसका ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है। क्यों? क्योंकि टेन थीटा तभी निगेटिव, टेन थीटा स्लोप होता है, ये तभी निगेटिव आएगा स्लोप, तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, और C जो काट रहा है वो ओरिजिन से नीचे काट रहा है, दिस इज -5/4। तो ये हमारा रफ स्केच हो गया, और ये आपको अपनी फिजिक्स में बहुत, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में और भी कई जगह, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, बहुत जगह इस्तेमाल आपको दिखेगा चैप्टर में, जिसको इसका आइडिया होना जरूरी है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अंदाजा लग जाए, ठीक। ये जो फॉर्म है ये स्ट्रेट लाइन का ही फॉर्म है, बस इसका चेहरा बदल देते हैं, क्यों? जिससे हम सीधे ये पकड़ पाए कि इसकी इंफॉर्मेशन क्या है। बात पकड़ में आ रही है ना? तो व्हाट इज सी? सी इज द वाई इंटरसेप्ट, ये एक्स है, एक्सेस एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश वगैरह, ये ओरिजिन है ना, ये सब जानते हैं आप। इस तरह की बात की जाती है, बात पकड़ में आ रही होगी मेरे ख्याल से। अब इसमें एक फॉर्म और आता है जिसे बोलते हैं केवल इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पे देखिए इसी से नाम था, ये स्लोप है, ये इंटरसेप्ट है, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, कितना आसान, क्योंकि इसके अंदर स्लोप की इंफॉर्मेशन मिल रही, इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन मिल रही, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। अब इसी में बेटा अगर हमारे पास, मैं यही करने की कोशिश करता हूं, एक फॉर्म होता है जिसे केवल इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इस तरह का फॉर्म होता है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू विन। ये है स्ट्रेट लाइन ही, मतलब ये है सब स्ट्रेट लाइन, बस उसके फॉर्म अलग हैं, चेहरे अलग हैं। इस चेहरे में क्या होता है, अगर स्ट्रेट लाइन ऐसे है इस फॉर्म में लिखी गई, तो x के नीचे वाला हिस्सा x इंटरसेप्ट है, दिस इज a, एंड दिस इज y इंटरसेप्ट इज b। बाकी आप समझ गए होंगे, ये स्ट्रेट लाइन है जो मैंने बना रखी है। इस फॉर्म में अगर लिख दिया जाए तो हम इसका x और y इंटरसेप्ट तुरंत पता चल सकता है। जैसे ऊपर वाली इक्वेशन थी 3x प्लस 4y प्लस 5, इसी को मैं लिख के दिखाता हूं, जैसे 3x प्लस 4y प्लस 5 बराबर 0, ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी। इसको इस फॉर्म में लिखना है जैसे हम इसकी इंफॉर्मेशन ले पाए। तो सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को एक तरफ 1 करना है, तो मैं लिखता हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -5, ठीक। अब यहां 1 चाहिए तो -5 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया 3x अपॉन -5
प्लस 4y अपॉन -5 इज इक्वल टू 1। तो ये देखिए 1 लाना था, 1 तो हम ले आए। ठीक, अब यहां x के साथ यहां कुछ नहीं नीचे है, तो मैं इसको लिख दूंगा कैसे, इसी तरह y में है x अपॉन -5/3 प्लस y अपॉन -5/4 इज इक्वल टू 1। ये देखिए इंटरसेप्ट फॉर्म है, यानी ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए कितनी सुंदर इंफॉर्मेशन। दिस इज a एंड दिस इज b। a क्या है, x इंटरसेप्ट, और व्हाट इज b, y इंटरसेप्ट। अब यहां पर देखिए यही इक्वेशन है, ये देखिए x इंटरसेप्ट कितना है, निगेटिव है ना, क्योंकि ये तो ओरिजिन है, ये x इधर पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव है, तो ये हिस्सा कितना है, -5/3। और y इंटरसेप्ट ये हिस्सा कितना है, -5/4, देखिए ऊपर वाले से मिल रहा है। तो ये फॉर्म इसलिए बनाया जाता है कि सीधी इंफॉर्मेशन हम पा जाएं कि x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट कितना कितना है। तो ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और ये दो फॉर्म आपको बेटा अच्छे से मालूम होने चाहिए, ये बहुत काम के हैं। और मैंने दोनों को एक्सप्लेन किया, एक ही भाई स्ट्रेट लाइन तो वही है, इसके फॉर्म को बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डायरेक्ट इंफॉर्मेशन वहां से मिल जाती है तुरंत देख के। शादी में गए तो अलग तरह का मेकअप, एग्जाम देने गए तो अलग तरह का मेकअप, और अगर भक्ति संगीत में गए या मंदिर में गए तो अलग तरह का मेकअप है, बंदी वही बस ऑन डिफरेंट ओकेजन्स डिफरेंट मेकअप्स हैं, जिससे कि हम उस चीज को पहचान पाए, लुफ्त ले पाए। खैर एनीवे, तो आप ये कुछ हद तक मैंने कोशिश की कि आप समझ पाए, तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग जो बेसिक मैथमेटिक्स है वो हो जाएगा। और अब कुछ ग्राफ्स की बात कर लेते हैं जो इसके अंदर बनाए थे मैंने दिखाने के लिए, जिससे आप समझ पाए। तो इसको थोड़ा सा रिपीट करके भी देखिएगा, पूरी बात कवर करते हुए मैं कोशिश कर रहा हूं। कुछ स्केचेस अब देखिए, स्ट्रेट लाइन की बात कर चुके हैं, तो ये जब पैरेलल लाइंस होती है, देखिए ये x एक्सिस के, ये y एक्सिस के पैरेलल है, तो x बराबर a लिखा, तो दिस हिस्सा इज a, 10th की बात है या 9th की, x बराबर a ये लाइन हो गई, और ये x बराबर -a हो गई। और y के पैरेलल होगी तो ये देखिए ऊपर वाली y, ये कितना है, दिस इज b, ये कितना है, दिस इज -b, ये y बराबर -b है। तो ये पैरेलल लाइन से x एक्सिस के या y एक्सिस के। उम्मीद है आप बात समझ पाए होंगे। अगली बात देखते हैं, जो मैंने कुछ बातें बताने की कोशिश की। स्ट्रेट लाइन, अगर देखिए ये चीज कहीं लिखी थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, मैंने बताया आपको, अगर इफ c इज 0 तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू mx। तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन सकती है। ये इक्वेशन जब बनेगी तो आप जान रहे हैं कि ये y इंटरसेप्ट है ही नहीं, c है ही नहीं, तो इस इक्वेशन, इस लाइन को कहां से जाना है, ओरिजिन से। बात पकड़ में आ गई। और y इज इक्वल टू x से अगर मैं कंपेयर कर दूं ये जो लिखी है, तो यहां m कितना आ गया, m इज इक्वल टू 1। हम जानते हैं कि tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा कितना है, 45, यानी ये एंगल हमारा y इज इक्वल टू x का 45 डिग्री है। और ये जा रही है ओरिजिन से, क्योंकि c इसके अंदर है ही नहीं, c होता तब तो y इंटरसेप्ट मिलता, ओरिजिन मिल गया। और y बराबर -x है, तो ये 135 डिग्री पे जा रही है, जितना आप पकड़ पा रहे होंगे। ये देखिए स्ट्रेट लाइन का ये फॉर्म मैंने आपको बताया था, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। ये इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया देखिए, और ये आपको सारी बातें बताइए जो मैंने समझाई थी, इसको फिर रिपीट करने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं। आगे देखते हैं बेटा, मॉडुलस फंक्शन। ये फंक्शन भी बड़े काम का है और आपको थोड़ा अंदाजा रखना चाहिए। जो मॉडुलस, इसे बोलते हैं, लिखा है मॉडुलस फंक्शन। तो ये जो मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा दिमाग लड़ाइएगा। अगर x, मॉडुलस फंक्शन का मतलब है कि कोई भी वैल्यू मॉड के अंदर रखेंगे तो उसका आंसर प्लस ही आएगा, 0 का तो 0 ही आएगा। ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक, कुछ भी रख देंगे तो उसका रिजल्ट प्लस ही देगा। तो ये इसका जो ग्राफ होता है वो ये वी शेप का ग्राफ होता है, जो ओरिजिन से जाता है मॉडुलस ऑफ एक्स का, थोड़ा सा ध्यान रखिए। सर्किल की बात कर दें तो ये सर्किल की इक्वेशन है, और इसको देखिए ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कहते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्किल बोलते हैं, जिसका सेंटर हमारा 0 0 है, रेडियस ए है। तो इस तरह की इक्वेशन लिख देते हैं। अच्छा, सर्किल होने को तो जरूरी थोड़ी कि ओरिजिन ही सेंटर बनाए, यहां भी हो सकता है, लेकिन हम लोग वही चीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स इजी हो और हमारे फिजिक्स में काम आए।
काम तो ये भी आएगी अपर क्लास में, लेकिन नीट के लिए इतना जान लेने में काम बन जाएगा। यहां पर सेंटर देख रहे हैं ना, ओरिजिन है, यहाँ पे तो ओरिजिन नहीं है, सेंटर कुछ और है, तो इसको दिमाग में अभी नहीं दौड़ाएंगे, जरूरत पड़ी तब देखेंगे। लेकिन बेसिक चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर 0 0 और रेडियस ए है। बात पकड़ में आई होगी। कुछ बातें और बेटा, जैसे पैराबोला, ये भी आपके यहाँ बहुत पैराबोलिक पाथ और मोशन इन 2D प्लेन में, 2 डायमेंशनल मोशन में आपने देखा ही था पैराबोलिक पाथ आता है, तो वहां पर भी देखिए तो पैराबोला की जो इक्वेशन है वो नॉर्मली हम लोग वाई स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब वर्टेक्स आपका ओरिजिन पर आ रहा है, जिसका वर्टेक्स है ये ओरिजिन है ओ। पैराबोला कहीं भी हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है, वरना तो पैराबोला आप ऐसे बनाए, ऐसे ही बना दीजिए पैराबोला, कौन रोक लेगा आपको। लेकिन इस पैराबोला को हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच में नहीं जा रहे हैं, हम लोग सरल भाषा का इस्तेमाल करेंगे जो हमारे लिए जरूरी है। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पैराबोला ये बन जाता है, और ये देखिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4x वो पैराबोला ये बन जाता है जिसका वर्टेक्स हमारा 0 है। इस तरह से पैराबोला होता है कि आगे से बंद और ऐसे खुलता चला जाता है, जैसे पैराबोलिक शेप। ये पैराबोला कैसा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये पैराबोला मिल जाएगा। ये देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और अगर माइनस लगा देंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, तो ये पैराबोला इस तरह से मिल जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो पैराबोलिक पाथ वाथ की बात होती है तो ये आप पकड़े रहिए। फिर इलिप्स की बात करते हैं, इलिप्स की भी एक जानकारी ले लीजिए। तो इलिप्स क्या है, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और जब हमारा a की वैल्यू b से बड़ी होती है तो इलिप्स ऐसा मिलता है, सर्किल को पिचका दीजिए ऐसा समझिए। और अगर हमारी a की वैल्यू b से छोटी होती है तो ये इलिप्स इस टाइप का मिलता है, खड़ा इलिप्स, लेटा इलिप्स, जो भी बोल दीजिए आप। ठीक, जो सर्किल होता है वो इलिप्स का स्पेशल फॉर्म होता है जब a बराबर b हो जाए। इसी इक्वेशन में अगर हम लोग ज्यादा मैथमेटिकल अप्रोच नहीं इस्तेमाल करेंगे, इफ, तो ये बन जाएगा सर्किल। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ये इक्वेशन ऑफ सर्किल है। तो जो सर्किल होता है वो इलिप्स का स्पेशल फॉर्म है, यानी ए बराबर बी हो जाएगा तो यही चीज पूरी गोल हो जाएगी। और जब ए बराबर बी नहीं होगा तो ए या बी से बड़ा होगा या छोटा, बड़ा होगा तो ये होगा, छोटा होगा तो ये होगा, बराबर होगा तो सर्किल होगा। और इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस, और ये स्मॉल ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, यानी आधी। यहां पे लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूं सेमी मेजर एक्सिस। वो क्या है, ए, सेमी मतलब आधी, मेजर एक्सिस कितनी हो जाएगी 2a, यहां से यहां तक 2a, ये a और ये भी a। और इसी तरीके से ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं माइनर एक्सिस। तो सेमी मतलब आधी, माइनर एक्सिस वो हो जाएगी कितनी, b। इसी तरह इलिप्स इस तरह का है, बाकी आप समझ गए होंगे। तो ये फॉर्म भी थोड़ा सा आप पकड़ के रखें। फिर ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ, और आप पहचानते भी होंगे, साइन फंक्शन y बराबर साइन एक्स की बात करें तो यहां पर देखिए ये बनाया हुआ है, ये 0 से साइनसोइडल ग्राफ है, 0 से स्टार्ट होता है, पाई पर फिर 0, 2 पाई पर फिर 0, पाई बाई 2 पे मैक्सिमम और 270 पे मिनिमम। तो इस तरह का ग्राफ होता है। दिस इज साइन एक्स। कॉस एक्स में क्या फर्क, साइन एक्स कॉस एक्स में क्या फर्क है, वो कॉस एक्स 0 पर मैक्सिमम वैल्यू अचीव करता है, 0 पर ये वैल्यू अचीव कर रहा है, पाई बाई 2 पर 0 है, यहां पाई बाई 2 पे मैक्सिमम था, देखिए पाई पर मिनिमम वैल्यू है, और यहां पाई पर हमारी मिनिमम ये माइनस में, यहां पे 0 वैल्यू है, और 2 पाई पर मैक्सिमम वैल्यू। ये कॉस एक्स का आपको ग्राफ मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से ये पूरी बात कंप्लीट हो गई। मुझे उम्मीद है कि इसमें काफी टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं जो नीट फिजिक्स को लेके, बेसिक मैथमेटिक्स को लेके एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं, और आपको ध्यानपूर्वक ये आने ही चाहिए। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा जल्दी ही, उसमें कैलकुलस की बात की जाएगी, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, जो पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है बेसिक मैथमेटिक्स। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां मैं आपके लिए डिटेल
भेजता रहूंगा, इसका प्रेजेंटेशन वहीं दे दूंगा। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय बेटा।